हेलो एवरीवन, मेरा नाम दुर्गेश है और हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी को पढ़ना। इंडियन पॉलिटी में हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? देश का हर एक देश के पास उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसका जो हमें क्या कहता है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो हमें क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे कि इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर ऑफ द मेन ऑर्गन बताए गए हैं। किसके किसके? स्टेट के और डेमोक्रेट के। और ये स्टेट और डेमोक्रेट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका जुरिस्डिक्शन जो है तय किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अब इजी लैंग्वेज में समझिएगा, जो संविधान होगा वो क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें हमें क्या कहता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिस बेसिक स्ट्रक्चर में हर एक ऑर्गन, जो मेन ऑर्गन है, मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जो भी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट मीन्स क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों की बात की जा रही है, या सिंपल सा हर वो इंसान जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उसका क्या जुरिस्डिक्शन होगा, इसके बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए हमारा जो चैप्टर होगा वो है हमारे, ये जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास इंडियन पॉलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। वो तरीके जिनके थ्रू देश का संविधान बनके तैयार हुआ है और उसको बनने में कितने स्टेप लगे हैं उनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो मांग की गई थी वो कैसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के द्वारा की गई थी। ठीक, डायरेक्ट कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जो 1894 में बाल गंगाधर तिलक ने कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के द्वारा जो है देश में संविधान के बारे में मांग की जाएगी। अब आते हैं 1922 का टाइम। 1922 में महात्मा गांधी ने भी मांग किया है, लेकिन जो महात्मा गांधी के द्वारा जो मांग की गई थी वो सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू दी गई थी। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्वराज। स्वराज का मतलब होता है, स्व मतलब होता है स्वयं, राज मतलब होता है रूल करना। यानी यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो देश का संविधान होगा, या यहाँ सिंपल से उनका कहने का मतलब था, यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो यहाँ की खुद की होनी चाहिए, कोई भी फॉरेन नहीं होना चाहिए। जैसे इस समय 1922 के समय में कौन था, ब्रिटेन हम पे रूल कर रही थी और वो ब्रिटेन में बैठे हुए मिनिस्टर ही क्या करते थे, यहाँ के लिए अलग अलग बिल बनाते थे। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया, ढेर सारे मॉडल रिफॉर्म आए, तो वो सारी चीजें कहाँ से बन के आ रही थी, ब्रिटेन से बन के आ रही थी। लेकिन गांधी जी का कहने का मतलब क्या था कि बनाने वाले फॉरेनर थे और बना हमारे देश के लिए रहे थे। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ का जो भी रूल और रेगुलेशन होना चाहिए वो यहाँ के लोगों के द्वारा होना चाहिए। इसी का मतलब होता है स्वराज। अब आते हैं 1924 का टाइम। 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी देश के संविधान के बारे में मांग किया जाएगा। लेकिन जैसे ही 1895 का टाइम था, 1922 का था या 1924 का था, यहाँ पे जो भी मांग की जाएगी इसको स्वीकारा नहीं जाएगा। अब आते हैं 1934 के टाइम पे। 1934 में एम.एन. रॉय, ये बहुत बड़े लॉ मिनिस्टर थे, या लॉयर बहुत अच्छे से काफी फेमस थे। 1934 में एम.एन. रॉय ने मांग किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी। अब समझिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, वर्ड को ही तोड़िए पता चल जाएगा। असेंबली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मेंबर, और जो क्या करेंगे, देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि हमारी जो एम.एन. रॉय की मांग थी, इन्होंने कहा कि आप मेंबर को बनाइए, मेंबर होने चाहिए जिनका काम क्या होना चाहिए, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होना चाहिए। यानी कि एम.एन. रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी 1934 में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा एम.एन. रॉय के द्वारा जो मांग की गई थी 1934 में, वो कौन सी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी। अब आते हैं अगले ही साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो एम.एन. रॉय की डिमांड थी उसी को ही आगे बढ़ाया, और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था कि देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होना चाहिए देश का संविधान बना के तैयार
करना। ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा की गई मांग। अब आते हैं 1938 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया की मांग की गई। अब देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए ये बदलाव होता जा रहा है। सबसे पहले मांग की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट बिल में, एक बिल के थ्रू हमने जो है ना बिल भेजा, क्योंकि 19 अभी देखिएगा हुआ क्या था, 1885 में कांग्रेस बन के तैयार हुई और उस समय हमारे कांग्रेस का पास सिर्फ एक ही चीज होती थी, वो क्या करते थे, सिर्फ डिमांड करते थे कि आप ऐसा करिए, भले पूरा हो चाहे ना हो। तो उस समय जब 1895 का टाइम था, उस समय बाल गंगाधर तिलक ने जो मांग की थी वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट बिल के थ्रू, एक पेपर पे लिख करके दिया गया था। फिर आया 1922 में जो महात्मा गांधी ने सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी, ये थी मौखिक, सिर्फ बोल करके वो मांगा गया था। लेकिन 1934 के बाद जो है ना अब आंदोलन कर रहे होंगे, हम डिमांड कर रहे होंगे कि ये चीज हमें चाहिए ही चाहिए। तो वही चीज है 1938 में, क्योंकि 1938 1939 क्योंकि अब यहीं पे ही हम क्या करेंगे, फ्री इंडिया के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था डोमिनेंट स्टेटस देना और हम चाहते थे कि पूर्ण रूल हमारा हो। हम चाह रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, वो डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे थे। तो 1939 में के समय में ही जवाहरलाल नेहरू ने देश के फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग किया था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया के बारे में बात की गई थी, लेकिन जो मांग की गई थी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वो जो असेंबली होगी वो एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिस होनी चाहिए। आप समझिए कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पे जो सीए लिखा हुआ है वो कुछ और नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही है। तो जो जवाहरलाल नेहरू की मांग थी, उस मांग में उन्होंने कहा था कि जो देश का संविधान होना चाहिए वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होना चाहिए। अब एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है समझिएगा। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब था उनका कि यहाँ के लोग जो 21 साल या उसके ऊपर हो चुके हैं, वही लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने वाले लोग होंगे उनका चुनाव करेंगे। अब जो ये लोग चुने गए हैं, हमारे द्वारा गए हैं, तो ये लोग जो देश का संविधान बनाएंगे वो ज्यादा अच्छा बनाएंगे। इसीलिए जो मांग की गई थी फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां पे एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिस पे था। लेकिन यहाँ पे एक बात साफ साफ कह दी गई थी कि जो देश का संविधान बनके तैयार होगा उसमें किसी भी आउटसाइडर को कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आउटसाइडर कौन थे, ब्रिटेन के लोग थे, यानी ब्रिटेन की कैबिनेट के मिनिस्टर या ब्रिटेन का कोई भी मेंबर या कोई भी यानी फॉरेनर XYZ, वो कोई भी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो बनके तैयार होगी या जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसमें उनका किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 1942, क्योंकि अब तक जितनी भी मांगे की गई ये सारी की सारी ब्रिटेन के द्वारा अस्वीकार किया गया था। लेकिन 1938 के बाद से जो भी मांगे की गई थी ये सारी मानी जाएंगी। क्यों मानी जाएंगी, क्योंकि 1938 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अब ब्रिटेन को इंडियन सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए 1942 में सर स्टीफन क्रिप्स के द्वारा एक मिशन आया जिसे नाम दिया जाता है क्रिप्स मिशन। अब इस क्रिप्स जो सर स्टीफन क्रिप्स थे, इन्होंने देश के लिए भारत के इंडिपेंडेंट देश यानी देश के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की मांग को स्वीकार लिया था। क्रिप्स का कहना था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा उसके बाद हम आपके लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर देंगे। अब बताइए क्या इस मिशन को हमारे कांग्रेस के मेंबर्स स्वीकारेंगे? नहीं स्वीकारेंगे। रीजन क्या था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होता है इसकी कोई गारंटी तो थी नहीं उस समय। आज तो हमें पता है कि किस डेट पे खत्म हुआ था, लेकिन उस समय जब वॉर चल रहा था तब तो हमको पता नहीं था। दूसरी बात, हमें ये भी नहीं पता था कि ब्रिटेन ही जीतेगा और जीतने के बाद उनको छोड़ भी देगा, आजाद भी कर देगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। इसीलिए जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की मांग क्रिप्स मिशन के द्वारा स्वीकारी गई, इसको जो है फुल्ली अपोज किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग, क्योंकि 2 ही पार्टी चल रही थी, बेसिकली पार्टियां 4 थी, लेकिन उसमें से 2 ही मेन थी, एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, मेन लीडर थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनका कहना था कि देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, यानी पहली बात उनकी थी कि यहाँ पे 2 कंट्री होंगे, एक होगा इंडिया और पाकिस्तान, और उनके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये मांग की गई थी ये मुस्लिम लीग के द्वारा। अब आते हैं नवंबर 1946 की बात करते हैं। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या था, अब देखिए हुआ क्या। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान बना ही गया था कि हम आपको क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947 से पहले ही आजादी दे देंगे।
हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अब ये कैबिनेट मिशन आएगा, ये कैबिनेट मिशन क्या करेगा, ये यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ही भेजा गया था कि आप जाइए और यहाँ भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके तैयार करिएगा, और यहाँ पे पर्टिकुलर मेंबर होंगे जिनको चयन किया जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो ये था नवंबर 1946, जिसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार करने के लिए भेजा गया था। तो ये था हमारी जनवरी 1885 जब कांग्रेस बनेगी, वहां से लेकर के 1946 जहां पे जाकर के हमारे पास कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारे देश के अंदर कैबिनेट तैयार की जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करेगी, और इसके होते होते हमारे देश का संविधान बनना स्टार्ट करेगा, और वो बन के तैयार हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। इसको जरा समझिएगा, समझा ही देता हूं आपको मैं कहना क्या चाहता हूं। क्योंकि जो ये मेंबर थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करवाया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार कब हुआ था, ये बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने इस डेट में कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एडॉप्ट नहीं किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में। क्यों 50 में किया था, इसके पीछे का कारण था 26 जनवरी 1930 का दिन, क्योंकि 26 जनवरी 1930 वो डेट थी जिस डेट में हमने पूरे इंडिया के लिए यानी हमने स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी। इस डेट को याद रखने के लिए हमारे लिए 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी। इसी डेट को याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान जो था उसको लागू किया था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।